मौखिक व्याकरण का। और मौखिक व्याकरण पे मैं सबसे पहले आरंभ करना चाहूंगा क्या, वर्ण विचार। सबसे पहले हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा है, वर्ण विचार। क्या होता है, किसे कहते हैं, इन सब बातों की, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इतने ही प्रकार क्यों बने, इन सब बातों पे बहुत अच्छे से अपन वार्ता आरंभ करते हैं। देखिए, वर्ण विचार जो बिंदु है इसका संबंध किससे होगा, वर्ण से। वर्ण विचार वाले बिंदु का संबंध किससे होगा, वर्ण से संबंध रहेगा। किससे संबंध रहेगा, वर्ण से इसका संबंध रहेगा। और वर्ण से संबंध कैसे रहेगा वो चीज समझनी है। देखो, मैंने अभी अभी चर्चा की कि चाहे भाषा हो या चाहे व्याकरण हो, भाषा हो या चाहे क्या हो, व्याकरण। भाषा या व्याकरण, इन दोनों में से जो भी होगा उसके अंग कितने होते हैं, 3। भाषा या जो व्याकरण होती है उसके अंग कितने हैं, 3। और इन 3 अंगों में सबसे पहला अंग जो आता है वो कौन सा आता है, वर्ण। वर्ण के बाद में जो दूसरी बात आती है वो कौन सी आएगी, शब्द। या मैं कहूं भाषा या व्याकरण का जो दूसरा अंग होता है वो कौन सा होता है, शब्द। और शब्द के बाद में जो तीसरा अंग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, वाक्य। वो तीसरा अंग जो होता है वो कौन सा होता है, वाक्य। या मैं कहूं कि भाषा या व्याकरण के जो 3 अंग होते हैं, इन 3 अंगों में सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद शब्द और शब्द के बाद में क्या होता है, वाक्य। इन तीनों में जो संबंध पाया जाता है उसकी भी बात करें अपन। देखो क्या कि वाक्य बनता है किससे, शब्द से, और शब्द बनता है किससे, वर्ण से। जहन में सवाल आ गया वर्ण किससे बनता है, अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वाक्य। मध्यम कौन सा रहा, शब्द। और छोटा कौन सा रहा, वर्ण। वर्ण से क्या बना, शब्द। और शब्द से क्या बना, वाक्य। अब वो कैसे बनते हैं वो वाली चीज हम आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं क्या, कि वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहा जाता है। तो वर्ण का विकास होता है किससे, ध्वनि से। वर्ण का विकास जो है वो किससे होता है, ध्वनि से। अब सवाल ये उठता है कि चलो मान लिया वर्ण का विकास ध्वनि से होता है, लेकिन ये ध्वनि क्या है। वर्ण का विकास ध्वनि से होता है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन ये वर्ण क्या चीज है। वर्ण का विकास तो ध्वनि से हो रहा है, लेकिन वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण क्या है। वर्ण का विकास ध्वनि से हुआ, तो सवाल ये उठ गया पहले कि ध्वनि किसे कहोगे। वर्ण क्या है, ध्वनि से बन रहा है। कैसे बन रहा है ये तो बाद में पता चले, पहले हमारे सामने एक नई समस्या ये खड़ी होगी कि ध्वनि किसे कहा जाएगा। तो पहले समझो ये ध्वनि क्या है। ध्वनि को कहा जाता है भाषा का मौखिक अंग। भाषा का मौखिक अंग। किसी भी भाषा का जो मौखिक अंग होता है वो क्या कहलाता है, ध्वनि। क्यों, इसके पर्याय शब्दों की बात करें तो हम इसके पर्याय शब्दों में इसको क्या कहते हैं, आवाज। क्या कहते हैं, आवाज। एक प्रकार का पर्यायवाची शब्द है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कल कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, टर्बोजेट इंजन चल रहे होते हैं, लाउड स्पीकरों का प्रयोग होता है, तो एक प्रदूषण होता है, कौन सा, ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण। अब ये ध्वनि प्रदूषण हुआ किसकी वजह से, आवाज तेज होने की वजह से। किसकी वजह से हुआ, आवाज तेज होने की वजह से। इसका मतलब यह हुआ कि आवाज अगर तेज हो रही है तो आवाज प्रदूषित हो रही है, उसी को अपन ने कह दिया ध्वनि प्रदूषण। अर्थात आवाज और ध्वनि एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची। और ये आवाज या जो ध्वनि है ये क्या है, भाषा का मौखिक अंग। और मौखिक अंग में भी कौन सा, सबसे छोटा। अब ये सबसे छोटा क्या चक्कर है ये भी समझो। सबसे छोटा का मतलब यह है कि इसे हम तोड़ नहीं सकते, इसे हम तोड़ नहीं सकते, इसे हम छोटा नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये अखंडित है, इसके खंड नहीं हो सकते। तो इसको परिभाषा के शब्दों में कैसे बोला जाए कि सर ध्वनि किसे कहा जाएगा। तो ध्वनि के लिए जो परिभाषा मैं काम में लेने वाला हूं वो परिभाषा समझना। ये परिभाषा के एक प्रकार से मैं कुछ एक तथ्य लिखने वाला हूं। ये तथ्य अगर आप चाहें तो साथ के साथ लिख भी सकोगे। हालांकि आपको जो पीडीएफ फाइल आपको मिल रही है अपने ई उत्कर्ष ऐप पे, जो नियमित रूप से सारे के सारे नोट्स बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, वहां से ये सब चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं, आप वहां से भी इनको प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो तथ्य अगर आप ये चाहें कि हम साथ के साथ लिखना चाहें तो देखो, सबसे पहली बात जो इसमें परिभाषा के रूप में मैं लिखना चाहूंगा कि ध्वनि किसे कहा जाएगा, एक ध्वनि की परिभाषा के रूप में मैं जो कहना चाहूंगा वो क्या होगा कि भाषा का मौखिक, भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग। भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग। किसी भी भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या कहलाता है, आंसर आएगा ध्वनि। भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग जो है वो क्या होता है, ध्वनि। नंबर 2,
अब ध्वनि से वर्ण कैसे बना ये चीज समझे पहले, उसके बाद में दूसरा तथ्य लिखने वाला हूं मैं। पहले तो हमें पता चल चुका कि भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या है। भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या है? ध्वनि। मैं बोल रहा हूं ए, मैं बोल रहा हूं क, तो जो मैंने ए की ध्वनि की, जो मैंने क की ध्वनि की, जब तक आवाज में बोल रहा था वो क्या था? ध्वनि था। जब तक मैं आवाज बोल रहा था आपको आवाज सुनने को मिल रही थी, लेकिन मैंने ये क्या कर दिया, इनको लिख भी दिया। अर्थात मेरा कहने का संदर्भ है, जब मैंने ए को बोला, जब मैंने ए का उच्चारण किया, तो वो तो कौन सा रूप था? मौखिक रूप। वो तो कौन सा रूप था? मौखिक रूप। और मौखिक रूप को तो आपने क्या दे दिया? नाम ध्वनि। लेकिन अब ये मौखिक रूप थोड़ी रहा, ये कौन सा हो गया? जो मेरी ध्वनि थी, जो मौखिक रूप था, ये उसका कौन सा भाग आ गया? लिखित रूप। ये कौन सा भाग आ गया? लिखित रूप हो गया। अर्थात मैं ये कहूं कि जो ध्वनि थी वो तो कौन सा रूप थी? मौखिक रूप। और जो ये ए वर्ण है, जो ये ए है, ये कौन सा रूप है? लिखित रूप। ये लिखित रूप है किसका? ध्वनि का। लिखित रूप है किसका? ध्वनि का। मेरा कहने का संदर्भ यह हुआ, दो लाइनें जोड़ के एक साथ बोलूंगा, शब्द पे गौर करना। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। कुछ समझ में आया? वापस से समझना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या थी? ए, आवाज। ए की जो आवाज थी वो, और ये मैंने उसको क्या कर दिया? लिख दिया। ये मैंने उसको क्या किया है? लिख दिया है। तो जो ए की आवाज थी वो तो कौन सा रूप था? मौखिक रूप। और ये कौन सा रूप हो गया उसका? लिखित रूप। तो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई थी ध्वनि, उसका लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। समझ में आया कुछ? वापस से बता रहा हूं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। तो हमारा यहाँ जो तथ्य हम लिख रहे हैं, उन तथ्यों में दूसरा जो तथ्य आ गया है, वो वाला तथ्य क्या आ गया? देखो, सबसे पहला जो हमें तथ्य पता चला है, वो वाला तथ्य तो क्या पता चला? सबसे पहला जो तथ्य पता चला क्या? कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो वो तो क्या रहेगी? ध्वनि। एक चीज। दूसरी बात, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। दूसरा सवाल, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। दूसरा तथ्य यदि अपने से पूछ लिया जाता है तो आंसर ध्वनि होगा या वर्ण होगा? बताएं, ध्वनि या वर्ण? अब बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल पे गौर करना है, शब्दों पे गौर करनी है। एक एक शब्द बहुत काम का है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप ही तो है ये। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ली जाए तो आंसर क्या आएगा? वर्ण, न कि ध्वनि। ये चीज मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हमें सवाल पूछा जाता है क्या कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो हमारा उत्तर होगा ध्वनि। हमें सवाल पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो वर्ण। ये स्टेटमेंट आए हुए हैं, बहुत बार आता है, और ये ऐसा प्रश्न है जो पेपर के ज्यादातर प्रश्नों की संख्या में प्रश्न नंबर 1 पे होता है। भाषा के पेपरों का मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया, और मैंने अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष रूप में एक तथ्य निकाल के लिया है क्या कि जिस सिलेबस में हिंदी भाषा और भाषा का व्याकरण शामिल किया जाता है, तो ज्यादातर परीक्षाओं में मैंने देखा है, मैंने महसूस किया कि पेपर का पहला ही प्रश्न यह होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के संदर्भ में, या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई के संदर्भ में, या मौखिक और लिखित नहीं देता और केवल इतना ही तथ्य दे दिया जाता है क्या कि भाषा का सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग। अब सवाल थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा, भाषा का सबसे छोटा अंग या भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जैसे कि वर्ण, शब्द, वाक्य और ध्वनि। विकल्पों पे गौर करना दोस्तों, वापस से बता रहा हूं, सवाल सुनिए पहले। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होगा? हमारे पास जवाब में ए विकल्प आ रहा है वर्ण, दूसरा विकल्प आ रहा है शब्द, तीसरा विकल्प आ रहा है वाक्य, और चौथा विकल्प आ रहा है ध्वनि। बहुत सारों का जवाब ध्वनि भी है, बहुत सारों का जवाब वर्ण भी है, कई शब्द वाले भी बैठे हैं, कई वाक्य वाले भी हैं। एक बार वापस से ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई
जब आपके सवाल में इकाई के साथ में मौखिक शब्द जुड़ा हुआ हो तो ये आपका जवाब क्या होना चाहिए? ध्वनि। अगर लिखित लिख दिया जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण। जब लेकिन मौखिक और लिखित इकाई कुछ नहीं दे, इकाई को मैं अंग भी तो कह सकता हूं। बताओ अंग कितने हैं? 3। भाषा या व्याकरण के अंग कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। भाषा हो या व्याकरण हो, भाषा व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। और वर्ण, शब्द और वाक्य जो होते हैं उनमें ध्वनि तो आया ही नहीं ना कहीं। तो जब हमें कोई तथ्य नहीं दिया जाए या कोई शर्त नहीं दी जाए किस प्रकार की, लिखित या मौखिक प्रकार से, जब आप हमें इस प्रकार का कोई क्लू नहीं दिया गया कि लिखित पूछ रहा है या मौखिक पूछ रहा है, केवल हमें यह पूछा कि सबसे छोटा अंग कौन सा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? सदैव वर्ण होगा। हमारा सदैव जवाब क्या होगा? वर्ण होगा। वापस से बता रहा हूं, ये तीनों तथ्य गौर करने वाले हैं। हमें पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो जवाब रहेगा ध्वनि। यदि हमें पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यदि हमें पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर मुझे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो मेरे भी जहन में यही तीनों सवाल आते हैं कि मैं वर्ण को मानूं क्या? नहीं। ध्वनि को मानूं क्या? नहीं। यार दोनों को मान ले क्या? ऑप्शन यही आ जाए जैसे मान लिया वाक्य नहीं दे और वाक्य की जगह दे दे, वापस से विकल्प बना रहा हूं, सवाल वही है कि भाषा का सबसे छोटा अंग या भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण, शब्द और से वाला जो विकल्प है वो बना दे देता है क्या? ध्वनि। और देव जो विकल्प बनाता है वो क्या बना देते हैं? ए व से, दोनों। अब मेरा जवाब क्या होगा? मुझे यह प्रश्न पूछा गया है, मैं आप सभी से प्रश्न पूछूं या हमारे से यह प्रश्न पूछ लिया जाता है क्या, या हमें यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्ण, शब्द और ध्वनि में से भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा होगा? तो ध्यान देना, जब कोई शर्त न दी जाए, न तो मौखिक शर्त दे और न लिखित शर्त दे, केवल मौखिक या पूछ रहा है या लिखित पूछ रहा है, इस प्रकार का कोई क्लू नहीं दिया गया, छोटा अंग पूछे तो आंसर क्या आएगा? वर्ण। तीनों चीजें ध्यान रखना, मौखिक पूछे तो ध्वनि, लिखित पूछे तो वर्ण, और मौखिक लिखित कुछ नहीं देता है तो भी आंसर क्या रहेगा? वर्ण। अगला तथ्य यहीं से आपको मैं और बता देता हूं, चौथा। क्या? अर्थ के आधार पर, अलग चीज है ये, ध्यान देना। अर्थ के आधार पर, हालांकि इसकी बात हम बाद में और करेंगे, पर ध्यान दो, जब छोटे अंगों की बात कर रहे हैं तो ये 2 लाइनें और याद रखनी है साथ में। अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग। यदि सवाल है हमारा कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग कौन सा होगा, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग पूछा जाए और विकल्प यदि यही होते हैं, तो सदैव ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग भाषा का होता है कौन सा? शब्द। और ये वाला प्रश्न बहुत बार भ्रमित कर देता है, बहुत बार हमें ये कंफ्यूजन में डाल देगा कि यार भाषा का सबसे छोटा अंग हमने वर्ण भी पढ़ा है, भाषा का सबसे छोटा अंग हमने ध्वनि भी पढ़ा है, लेकिन ये शब्द वाला क्या चक्कर है? समझिए, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। ये सब चीजें आएंगी हमारे पास धीरे धीरे, हम बहुत अंदर तक की बातें पढ़ेंगे पूरी व्याकरण में। इसको बहुत अच्छे से लेना है इन पाठों को, और इन सेगमेंट में चलने वाली नियमित क्लासों को बहुत अच्छे से देखना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है, 2-3 बार इसको रिप्लेस करके देखना, रिवर्स करके देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कई बार हो जाता है कि ये वाली चीज हमारी छूट गई, हमारा ध्यान भंग हो गया, ये वाली चीज कब बता दी, क्योंकि मैं एक एक शब्द पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूँ। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें रटने वाला तथ्य नहीं समझना, अपने को कंसेप्ट लेना है इसका कि थीम क्या कहना चाह रही है, इस बात का मूल रहस्य क्या है। ध्यान दो, अर्थ के आधार पर पूछा है सवाल। अब अर्थ के आधार पर भाषा के अंग तो 3 ही है, वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। अब मैं कह रहा हूं वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता, तो बताओ अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग बच गए? केवल 2। एक तो शब्द बच गया और एक कौन सा बच गया? वाक्य। और हमें पता है शब्द और वाक्य में छोटा कौन है? शब्द। तो दूसरे प्रकार के प्रश्न का हमें जवाब मिल गया क्या, कि यदि सवाल पूछा जाता है अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो जवाब क्या आएगा? शब्द। तीसरा और अंतिम तथ्य जो जुड़ता हुआ है किससे? आगे वाले बिंदु से, और वो क्या है? देखो, यदि हमें पूछा जाता है भाव या भावार्थ, यदि हमें पूछा जाता है क्या? भाव या भावार्थ के आधार पर, मान लिया कि अर्थ के आधार पर तो हमने बता दिया क्या? शब्द। लेकिन भाव या भावार्थ के आधार पर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग क्या होगा, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न का जवाब क्या आता है? ध्यान देना, वाक्य। जबकि यह भाषा का सबसे बड़ा अंग भी है, लेकिन यदि प्रश्न में पूछा जाता है भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा, तो भी वाक्य ही रहेगा। क्यों? इसकी वजह समझिए। देखो, भाषा या व्याकरण के कितने अंग हैं? 3।
वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा या व्याकरण में बहुत सारी चीजें बहुत बार बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा कि आपको लिखने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी, याद ही हो जाएंगे साथ में ही। मैं ये बात आपसे अब तक मैं 50 बार शेयर कर चुका, मैं और भी 50 बार बोलने वाला हूं ये चीज कि भाषा या व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटा कौन? वर्ण। वर्ण से क्या बना? शब्द, और शब्द से क्या बनता है? वाक्य। अब भाषा या व्याकरण हो चाहे कोई भी हो, इन दोनों को अपन ने 3 अंगों में समाहित कर लिया। कौन कौन से में? एक तो वर्ण में, और एक कहां पे? शब्द पे, और एक कहां पे? वाक्य में। वर्ण, शब्द और वाक्य में तीनों बिंदुओं को हम बांट के पढ़ रहे हैं। वर्ण का अगर अर्थ ही नहीं होता तो भावार्थ तो हो ही नहीं सकता। अब अर्थ के आधार पर हमारे पास कितने बच गए? 2, एक तो शब्द और एक वाक्य। ध्यान देना, वर्ण का अर्थ ही नहीं होता तो अर्थ नहीं होता तो उसका भावार्थ तो निकल ही नहीं सकता। भावार्थ होता है सांकेतिक अर्थ या उसका भाव का अर्थ। जैसे हम व्याख्या वगैरह किया करते थे छोटी क्लासों में, तो किसी भी बिंदु का या किसी भी पद का, किसी भी दोहे का, किसी भी छंद का हमने हूबहू अर्थ लिखने के बाद भावार्थ लगा के जो हम लिखा करते थे, या अर्थात लगा के जो लाइन लिखा करते थे, वो भावार्थ कहलाती है। मतलब छुपा हुआ अर्थ या अन्य अर्थ या सांकेतिक अर्थ जिसके लिए वह लाइन लिखी जाती है, उसका वास्तविक तथ्य क्या है, वो वाली चीज किसमें आती है? भावार्थ में। वर्णों का अगर अर्थ ही नहीं निकलता तो भावार्थ हो ही नहीं सकता। हमारे पास अर्थ के आधार पर केवल कितने अंग बच गए? अर्थ के आधार पर केवल कितने अंग बच गए? 2। और वो अर्थ के आधार पर 2 अंग बचे, वो कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया क्या? शब्द, और एक क्या बच गया? वाक्य। अर्थात अर्थ के आधार पर केवल 2 ही अंग हैं, एक तो है शब्द और एक वाक्य। अब शब्दों का अर्थ तो होता है लेकिन भावार्थ नहीं होता। भावार्थ किसका निकलता है? केवल वाक्यों का। क्यों? क्योंकि जो मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं वो या तो वाक्य होते हैं या फिर क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। ये एलडीसी में प्रश्न पूछा गया है अभी, जो 2018 में एलडीसी के पेपर हुए थे, 4 सेगमेंट में, 4 सेटों में जो पेपर हुआ था, अधीनस्थ बोर्ड ने जो पेपर लिया था, उसमें सत्य कथन का चयन करो या संगत कथन का चयन करो। उसमें एक लाइन आ गई थी क्या? कि वाक्य मुहावरे और लोकोक्ति के संदर्भ में चुनिए। मुहावरा वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश होती है। लोकोक्ति वाक्य होती है और मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा और लोकोक्ति दोनों वाक्यांश होते हैं और मुहावरा और लोकोक्ति दोनों वाक्य होते हैं। बहुत माइनर प्रश्न था। लोग मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ के जाते हैं, आग का अंधा नाम नयन सुखे है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उदाहरणों से उसने क्वेश्चन ही नहीं किया, तथ्य पूछ लिया, कोई नहीं पहुंच पाता वहां तक। हम वो चीजें पढ़ेंगे, इसीलिए इतना बहुत गहराई तक ले रहा हूं मैं आपको कि एक बार अपने को ऐसा थीम तो पता चले कि है वास्तव में व्याकरण का मूल क्या है। उस रूट तक हमें पहुंचना है, उस टॉपिक के उस मूल बिंदु तक हमें पहुंचना है, तथ्य तक हमें पहुंचना है कि इस टॉपिक की शुरुआत कहां से हो रही है। इसीलिए बता रहा हूं कि शब्दों का केवल अर्थ होता है, वाक्यों का अर्थ और भावार्थ दोनों होते हैं। हाँ, उस प्रश्न का जवाब मैं आपको बता देता हूं। लोकोक्ति जो होती है वो होती है वाक्य, और मुहावरे जो होते हैं वो होते हैं वाक्यांश। लोकोक्ति अर्थ लोगों का कथन, लोग जो भी कोई बात कहेंगे वो कभी अधूरी नहीं कहते, वो पूरी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और जो वाक्य पूरा होता है, जो पूरी बात होती है, उसको वाक्य कहा जाता है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का भाग। मुहावरा जो होता है वो वाक्य का भाग होता है, अर्थात ऐसा कोई कथन जो किसी बात की तरफ इशारा कर रहा होगा, वो संकेत करेगा, वो सांकेतिक होगा। व्यंग्य में अधिकांशतः मुहावरे कहे जाते हैं, लोकोक्तियां सीख में कही जाती हैं। व्यंग्य जब करेंगे तो मुहावरों का प्रयोग करेंगे, सीख किसी को देंगे, शिक्षा किसी को दे रहे हैं तो लोकोक्तियों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ये सब चीजें हम जब मुहावरे और लोकोक्ति पढ़ेंगे उस समय आएंगी, उस समय बात करेंगे। फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या रहेगा? वाक्य। एक बार मैं 5 कथनों को वापस से दोहरान करना चाहूंगा मित्रों। क्या? कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। पहली बात, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। ये ध्वनि आंसर कब करना है? जब सवाल में हमें क्या मिले? मौखिक शब्द मिलता है। तो जवाब क्या रहेगा? ध्वनि। दूसरा प्रश्न क्या आया? भाषा का सबसे छोटा या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? ध्वनि का मतलब आवाज। मौखिक हो गई, मौखिक आते तो आंसर हो गया ध्वनि। और ध्वनि को लिख देंगे तो क्या बन जाएगी? वर्ण। वो क्या बन जाएगी? वर्ण। लेकिन यदि हमारे प्रश्न में मौखिक और लिखित दोनों कुछ नहीं दे रहा है, केवल इतना ही पूछा है, भाषा का सबसे छोटा अंग, भाषा का सबसे छोटा अंग ही पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाले हालात में भी जवाब क्या होगा? वर्ण। यदि हमें शर्त दे दी गई क्या कि अर्थ के आधार पर, शर्त यदि हमें दे दी जाती है कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होगा, तो जवाब आता है केवल और केवल क्या होगा? शब्द। और यदि हमें शर्त दे दी जाती है क्या कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? वाक्य। अर्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर हमें यदि पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा अंग कौन सा होगा, तो जवाब हमारा क्या रहेगा? वाक्य। अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे कि वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे पहले अपना आरंभ क्या करेंगे कि वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण किसे कहा जाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी?
वर्ण विचार में। अच्छा, वर्ण विचार किसे कहेंगे? वर्णों के बारे में चर्चा करना, यानी कि वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग, वो क्या कहलाता है? वर्ण विचार। वो वाली परिभाषा भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि वर्ण विचार क्या होता है, तो वो भी चीज आप लिख सकते हैं कि वर्ण विचार किसे कहेंगे। तो वर्ण विचार में अपन क्या क्या चर्चा करेंगे? वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन कोमा उच्चारण और प्रयोग। ऐसा तथ्य है जिसमें वर्णों के शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का और शुद्ध प्रयोग का, वर्णों के शुद्ध लेखन का, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान जहां भी प्रदान किया जाएगा वो वहां पर कौन सा होगा? वहां पर कौन सा होगा? वर्ण विचार होगा। वर्णों के शुद्ध लेखन का, शुद्ध उच्चारण का और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। अब मैं यहां पर केवल कौन सी ले रहा हूं? वर्ण की परिभाषा की वर्ण किसे कहा। अभी अपन ने दो तथ्य लिखे थे। सबसे पहला हमने बात करी थी क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। इन दोनों को जोड़ते हुए हमें क्या बनानी है? वर्ण की परिभाषा बनानी है। तो क्या कह सकता हूं मैं कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, बिल्कुल आपके दिमाग में जवाब आ चुका होगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं आप इसको, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। शब्द को समझना, इसको लिखित रूप को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वापस से समझना, पूरी परिभाषा में दोहरान कर रहा हूं। क्या? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में बात आती है, अगला जो तथ्य हमारा आता है वो आता है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। यदि प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो इस सवाल का बेसिक सा आंसर होता है क्या? दो। वर्ण के कितने भाग होते हैं? दो। और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है स्वर और एक होता है क्या? व्यंजन। यदि हमसे पूछा जाता है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है स्वर वर्ण और एक होता है क्या? व्यंजन। एक क्या होता है? व्यंजन। वर्ण के दो भेद होंगे, स्वर और व्यंजन। अब हम बात करते हैं, धीरे धीरे हमें व्याकरण को बिल्कुल एक बिंदु से हमें दूसरे वाले बिंदु का संकेत मिलता जा रहा है कि आप यहां से कहां जाना है। अभी हमें पता चल चुका कि वर्ण विचार से हमें, वर्ण विचार की परिभाषा में देख लिया कि वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना या प्राप्त करना क्या कहलाएगा? वर्ण विचार। ये परिभाषा कभी अपने को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी। लेकिन हम बात करें वर्ण विचार के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे? वर्ण की। वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई तो क्या हो गई? ध्वनि। एक प्रश्न का जवाब मिल गया। के लिखित रूप को, अर्थात ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण। दूसरे प्रश्न का जवाब भी हमें मिल चुका। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है क्या? वर्ण के प्रकार। ये वाला बहुत छोटा सा प्रश्न लगता है हमें, लेकिन एक बार डीएसएसबी के पेपर में पूछ लिया गया। डीएसएसबी टीजीटी और पीजीटी का, डीएसएसबी का जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर हुआ था, वहां पर मैंने ऐसे प्रश्नों को देखा है। पेपर में मैंने देखा था कि हमें पूछा जा रहा है, प्रश्न हमें दिया जा रहा है क्या कि क्रिया के प्रयोग और संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल होता है जिसको विद्यार्थी ये सोच के छोड़ जाता है। उसने पूर्णकालिक है, प्रेरणार्थक, सहायक, संयुक्त, सामान्य का नाम धातु, ये सब तो पढ़ लिए, पर ये नहीं पढ़ा कि कुल कितने हैं। तो प्रश्न कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। बहुत सारे विद्यार्थी स्वर और व्यंजनों की परिभाषा रट ली, इनके नाम रट लिए, कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो सब पढ़ के चले गए और ये वाला छोटा सा टॉपिक छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ये भी क्या पूछने की बात है, ये भी क्या पूछने की बात है। दोस्तों, अगर पढ़ रहे हैं तो बिंदु वो सारे पढ़ने हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है, और एक एक लाइन, एक एक वर्ण महत्वपूर्ण है। वर्णमाला से तो पूरी भाषा बन रही है, तो कुछ नहीं छोड़ना, किसी भी चीज को न छोड़ते हुए आगे बढ़ना ही अच्छे विद्यार्थियों के गुण होते हैं। और ये वाली चीज इसी के अंतर्गत आ रही है क्या कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को तो हमने वर्ण कह दिया, और वर्ण के जो प्रकार हैं उसमें कितने प्रकार आ गए? दो। अब ये दो प्रकार क्या है कह रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी कि
वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, और वर्ण के प्रकार कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक तो होता है क्या? स्वर। एक तो क्या होता है? स्वर। और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। अब ये दोनों क्या चीजें हैं, इनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि स्वर किसे कहा जाएगा और व्यंजन किसे कहा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्यंजनों के प्रकार कितने होंगे, स्वरों के प्रकार कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो देखो, स्वर के लिए कहा जाता है स्वतंत्र। स्वर के लिए क्या कहा जाता है? स्वतंत्र। स्वर के लिए क्या कहा जाता है? स्वतंत्र कहा जाता है। और व्यंजन के लिए कहा जाता है स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र नहीं। दोनों चीजें समझना बहुत अच्छे से। वर्ण के कितने प्रकार हैं? दो। यहां से अपने बड़े टॉपिक शुरू हो चुके हैं। एक तो कौन सा? वर्ण। और वर्ण के भाग कितने हो गए? दो। एक तो आ गया स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के लिए मैंने कहा स्वर क्या होता है? स्वतंत्र। व्यंजन स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र है और स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। जैसे भारत भी स्वतंत्र है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि स्वरों को भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी? नहीं। यहां स्वतंत्र कहने का संदर्भ किस चीज से है, वो थीम समझनी है अपने को। ध्यान दो, हम किसी भी वर्ण का जो उच्चारित रूप होता है, वर्ण का जो उच्चारित रूप होता है, वर्ण के उच्चारित रूप को हमने नाम क्या दिया था? ध्वनि। जब हम कोई भी ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, तो जो हमारी जो ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि के साथ साथ हम महसूस करते हैं कि प्राणवायु भी निकलती है। क्या निकलती है? प्राणवायु, यानी कि मुंह से निकलने वाली हवा। समझना, मुंह से निकलने वाली वायु, मुंह से निकलने वाली वायु। किसी भी वर्ण का या किसी भी ध्वनि का, किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का जब हमारे मुंह से उच्चारण किया जाएगा, तो हम महसूस करेंगे कि आवाज तो आएगी ही आएगी, आवाज के साथ साथ क्या निकलती है? प्राणवायु निकलती है, मुंह से हवा निकल रही है। तो यदि जो मुंह से निकलने वाली हवा है वो बिना किसी अवरोधक के बाहर आ जाती है, ध्यान से समझना, वाक्यांतर से निकलने वाली प्राणवायु बिना किसी अवरोधक के, जो आवाज है वो भी बिना किसी अवरोधक के। अवरोधक कौन होते हैं? मुख अवयव। अवरोधक कौन है? मुख अवयव। मुख अवयव का मतलब मुख के विभिन्न भाग। मुख के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? जैसे बात करता हूं मैं आपके सामने, कंठ है, काकल है, तालु है, मूर्धा है, मसूड़े जिसको अपन बोलते हैं, दंत हैं या ओष्ठ हैं। मुख के जो विभिन्न भाग हैं या मुख के जो विभिन्न अवयव हैं, जिनमें कंठ है, काकल, तालु, दंत, ओष्ठ, इनमें से किसी भी भाग को बिना किसी अवरोधक का सामना किए या इनमें से किसी भी भाग की वजह से इन्हें उच्चारण करने में या स्वरों को बोलने में यदि कोई बाधा नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये स्वतंत्र होंगे। ऐसा कोई भी ध्वनि चिन्ह या ऐसा कोई भी वर्ण चिन्ह या ऐसी कोई भी ध्वनि या ऐसा कोई भी वर्ण का भाग जिसे बोलते समय मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकल रही है, अर्थात वह स्वतंत्र उच्चारित हो रही है, तो वो तो क्या कहलाते हैं? स्वर। और यदि किसी वर्ण को बोलते समय और यदि किसी वर्ण के भाग को बोलते समय, किसी ध्वनि चिन्ह को उच्चारित करते समय जो मुंह से निकलने वाली प्राणवायु और जो ध्वनि है वो किसी अवरोधक का सामना करके आ रही है, अवरोधक के संदर्भ में कौन? चाहे वो कंठ हो, काकल हो, तालु हो, मूर्धा, दंत है या ओष्ठ है, इनमें से किसी भी अवरोधक की वजह से हवा या ध्वनि को रुकावट हो रही है या बाधा का सामना करना पड़ रहा है या रुकावट के साथ जो उच्चारित हो रहे हैं, अर्थात वो स्वतंत्र तरीके से नहीं बोले गए, उनको क्या कहा जा रहा है? व्यंजन। अब ये वाली परिभाषा भी हमने रटने से याद नहीं होती, ये केवल तथ्य है, इसका मूल तथ्य है जो स्वतंत्र है और स्वतंत्र नहीं, इन दो शब्दों को परिभाषित करता है। अब इनको थोड़ा सरल शब्द से समझने की कोशिश करें, बात करें कि स्वर किसे कहा जाएगा और व्यंजन किसे कहा जाएगा। तो एक बहुत सरल परिभाषा में इनको समझा रहा हूं। ऐसा कोई भी वर्ण जिसको उच्चारण करने में, जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती हो। जैसे मैं बोलना चाहूंगा, मैं एक ध्वनि उच्चारित कर रहा हूं, कौन सी? ए। मेरे को बोलना है ए। अब मैं जब ए बोल रहा हूं, ए, तो ए का जब मैंने उच्चारण किया तो ए को आप कितनी देर तक बोलते रहो? ए। इसका मतलब यह हुआ कि शुरू से अंत तक ए की ध्वनि में अन्य किसी और ध्वनि का योगदान नहीं है, अर्थात ए अकेला बोला जा रहा है, इसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मेरे कहने का आशय यह है कि वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनको बोलते समय
मुंह से निकलने वाली हवा स्वतंत्र तो निकल ही रही है, लेकिन जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की कोई सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जो स्वतंत्र उच्चारित हो जाते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र उच्चारित हो जाते हैं। तो इसमें दो चीजें जुड़ गई हैं। पहली तो क्या, जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, यानी कि जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो रहा है, वे वर्ण चिन्ह या वे वर्ण ध्वनियां जो स्वतंत्र बोली जा रही हैं। दूसरी बात क्या, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सहायता नहीं, सहायता नहीं। वापस से समझना इस बात को, वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं और जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ऐसे वर्णों को तो क्या कहा जाता है, स्वर। अब व्यंजन जो होते हैं वो इन स्वरों के क्या होते हैं, ठीक विलोम होते हैं। जैसे ये स्वतंत्र उच्चारित हो रहे हैं तो ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं, तो इनका जो तथ्य है वो वाला तथ्य क्या हो जाएगा कि जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, वो किसी न किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे। अब ये कैसे बोले जाते हैं, इस चीज को समझना है एक उदाहरण से। जैसे मेरे को बोलना है गे, तो गे, अब गे को जैसे हम लंबे समय तक उच्चारित करेंगे, वापस से दोहरान करना, स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जो अकेले बोले जा रहे हैं, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतंत्र उच्चारित हो जाते हैं वो तो कहलाते हैं स्वर। और बात आती है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हुआ करते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। अब सहायता ली जाती है वो कैसे ली जाती है, एक उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे हमें उच्चारित करना है कौन सा वर्ण, गे, कौन सी ध्वनि को उच्चारण करना है, गे ध्वनि को उच्चारण करना है, गे। अब आरंभ तो मैंने गे बोलना किया है और अंत में आते आते मेरे मुख से ध्वनि किसकी आने लग गई, ए की। किसकी ध्वनि आने लग गई, ए की। मित्रों मेरा कहने का आशय यह है कि गे का उच्चारण करना है, अर्थात व्यंजन वर्ण का मुझे उच्चारण करना है, तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ा, स्वर का सहारा लेना पड़ा। किसका सहारा लेना पड़ा, स्वर का सहारा लेना पड़ा। अर्थात यह हुआ कि व्यंजनों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता मुझे लेनी पड़ रही है। अब दूसरे वर्ण की मेरे को सहायता लेनी पड़ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया, मैंने इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया। दोनों की परिभाषाएं अंतर के सहित समझ में आ गई होंगी। क्या कि वर्णों के प्रकार कितने हैं, दो। कौन कौन से, एक तो है स्वर, एक तो कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। एक तो कौन सा वर्ण है, स्वर। स्वर में क्या कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो तो हो गया स्वर। और वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारण नहीं, जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, या मैं कहूं जिसके उच्चारण करने के लिए अपने को किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, जिसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, वो क्या कहलाते हैं,